जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते हैं रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का संपर्क आपस में टूटा। NH30 पर 5 फीट ऊपर पानी बह रहा है। गोदावरी से लेकर के सबरी और महानदी खतरे के निशान पर बह रही हैं। तो वहीं चंद्रपुर शहर की बात करें तो बाढ़ का पानी घुस गया और बालोद में एक छात्र के बहने की भी खबर है। छत्तीसगढ़ सहित आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लगातार हो रही बारिश के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तेलंगाना में गोदावरी नदी का जलस्तर खतरे के अंतिम लेवल को भी पार कर चुका है। तो वहीं सबरी नदी भी खतरे के निशान से महज 1 मीटर दूर रह गई है। इसके बैक वाटर की वजह से सुकमा के कोंटा में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दूसरी ओर महानदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। खतरे के निशान से महज 4 फीट नीचे महानदी बह रही है। इसके अलावा बात करें तो गोदावरी नदी का जलस्तर 52 फीट पर जा पहुंचा है और यह तीसरे स्तर की वार्निंग को भी पार कर चुका है। सबरी सेतु की बात करें जो कि जांजगीर चांपा के सिवरी नारायण में स्थित है, तो यहाँ पर भी लगभग महज 1 फीट नीचे जो पानी है वो बह रहा है, यानी कि यहाँ पर भी तटीय इलाकों के लिए अलर्ट जारी है। प्रशासन ने तटीय क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी किया है। वहीं बात करें अगले आने वाले 24 घंटों के लिए जांजगीर चांपा और उससे लगे जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और यह 9 अगस्त की रात से बढ़ना शुरू हो चुका है। ऐसे में तेज बारिश के दौरान नाले में नहाने के लिए एक शख्स जो कि छात्र है बालोद का, वो पहुंचा हुआ था, जो कि अब गुमशुदा हो गया है। शिवनाथ के तटीय इलाके पूरी तरीके से डूब चुके हैं और SDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। और बात करें बिलासपुर जिले के शहरी इलाकों की, तो ये शहरी इलाके भी पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बात करें पुराना बस स्टैंड, तेलीपारा, विद्यानगर, भारतीय नगर की सड़कें तालाब बन चुकी हैं। और अब बात गृह मंत्रालय की पहल पर CBSE और साथ ही साथ बात करें तो UGC ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें साइबर क्राइम में 60% ठगी के मामले बढ़े हैं और इस पर रोक लगाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में एक मुहिम का जो शुरुआत है होने जा रहा है। पिछले कुछ सालों में साइबर क्राइम के मामले में खासा इजाफा हुआ है। साइबर क्राइम से जुड़े ठग अपनी बातों में उलझाकर पढ़े लिखे लोगों को भी ठगी का शिकार बना रहे हैं। गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम की शिकायत के लिए नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल यानी कि NCRP लॉन्च किया है, जिसमें दर्ज की जाने वाली शिकायतों में से 60% से अधिक मामले में फाइनेंशियल क्राइम के होते हैं। अब इस पर रोक लगाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में मुहिम चलाने का निर्णय लिया जा चुका है। और अब बात करें तो स्कूलों और कॉलेजों में हर माह के पहले बुधवार को साइबर जागरूकता दिवस के तौर पर इसको मनाया जाएगा। मीडिया में लगातार इस संबंध में खबरें प्रकाशित होने के बाद भी लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं और इस पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने NCRP पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल की शुरुआत करने का उद्देश्य था कि लोग अपनी शिकायतों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सके। पेसा नियमों का अंतिम ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है। कोई भी भूमि अधिग्रहण करने से पूर्व ग्राम सभा से परामर्श लेना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ में बहुप्रतीक्षित अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत प्रावधानों का विस्तार यानी कि पेसा कानून लागू हो गया है। आदिवासी समुदाय इसके लिए वर्षों से लड़ाई लड़ रहा था। अब नियमों का अंतरिम ड्राफ्ट सामने आ चुका है तो नया विवाद भी शुरू हो चुका है। कहा जा रहा है कि नए नियमों में भूमि अधिग्रहण के मामले में ग्राम सभा की भूमिका सीमित कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के राजपत्र में 8 अगस्त को प्रकाशित छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियम 2022 में ग्राम सभा को सशक्त करने की कोशिश दिखती है। इसमें कहा भी गया है कि शासन में प्रचलित सभी कानून या नीति के अंतर्गत कोई भी भूमि अधिग्रहण करने से पूर्व ग्राम सभा से परामर्श लेना अनिवार्य होगा। इसकी कंडिका उपकंडिका 5 के मुताबिक बात करें तो अधिग्रहण संबंधी निर्णय के विरुद्ध कलेक्टर के समक्ष अपील किया जा सकता है। इसके अलावा बात करें तो भूमि अधिग्रहण पर ही बड़ी आपत्ति यहां पर दिखाई दे सकती है। पहले ड्राफ्ट में ऐसा नहीं था और कैबिनेट में भी इसको लेकर के विरोध जताया गया था। सिंहदेव के इस्तीफे की एक वजह यह भी बताई जा रही है। दरअसल मंत्री TS सिंहदेव ने 16 जुलाई को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद से इस्तीफा दे दिया था। कुल 4 पेज की चिट्ठी में दूसरे ही पेज पर TS सिंहदेव ने पेशा नियमों के प्रारूप में छेड़छाड़ का जिक्र किया था।
छत्तीसगढ़ में 2 मालगाड़ियां आपस में ही भिड़ गईं, जिसमें 5 घायल हो गए हैं। रायगढ़ स्टेशन के पास मुंबई हावड़ा रोड पर यह हादसा हुआ। कई डिब्बे पटरी से उतर चुके हैं। विद्युत लाइन पोल क्षतिग्रस्त हो गया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ रेलवे स्टेशन के पास गुरुवार दोपहर मुंबई हावड़ा रोड पर 2 मालगाड़ियों की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दूसरी मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए और विद्युत पोल से जा टकराए। इसके चलते बिलासपुर रायगढ़ तीसरी लाइन के साथ ही पोल और ओएचई लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गया है। ऐसे में हादसे में 5 कर्मचारी भी घायल हो चुके हैं। सभी को बालाजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर रायगढ़ और बिलासपुर से अफसर मौके पर पहुंचे हुए हैं। सुधार कार्य अब भी जारी है। जानकारी के मुताबिक रायगढ़ रेलवे स्टेशन के पास कोतरा रोड सिग्नल पर एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी और उसके लिए दूसरा इंजन लगाकर ले जाने की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान ये हादसा हो गया। जगदलपुर में डेंगू से 6वीं मौत का मामला सामने आ रहा है। इलाज के दौरान युवती ने अपनी जान गंवाई। अब तक 800 से भी ज़्यादा मरीज पाए जा चुके हैं और 3 दिन में ये लगातार दूसरी मौत है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में डेंगू से 18 साल की एक युवती की मौत हो गई है। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में बीते दिन सुबह इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया। डेंगू से जिले में यह लगातार 6वीं मौत है। 2 दिन पहले भी एक कारोबारी की भी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस साल डेंगू के अब तक 800 से भी ज्यादा मरीज पाए जा चुके हैं। इनमें 75% मरीज सिर्फ जुलाई महीने में ही मिले हैं। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम डेंगू को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। सीधी भर्ती के लिए एक आपके पास मौका है। इस्पात निगम में 319 अप्रेंटिस के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिस पर आप अपना आवेदन अगर आप इच्छुक हैं तो 18 अगस्त तक कर सकते हैं। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने 319 अप्रेंटिस पदों पर सीधी भर्ती निकाली है। इस जॉब के लिए ITI प्लस NCVT सर्टिफिकेट के साथ आवेदक 18 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार की अधिकतम आयु 25 वर्ष के अंदर होनी चाहिए। इस सरकारी नौकरी में कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी कि CBT में प्रदर्शन के अनुसार कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा और इसकी पूरी जानकारी आप यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से या फिर जैसा कि मैं अभी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं इसके माध्यम से देख सकते हैं। जहां पर कुल वैकेंसी 319 पदों के लिए है, जिसपे फिटर 80 पद, टर्नर 10 पद, मशीनिस्ट के 14, तो वही वेल्डर गैस और इलेक्ट्रिक के 40, मैकेनिक मशीन टूल रखरखाव यानी कि MMTM के 20, तो वही इलेक्ट्रीशियन के 65, बढ़ई के 20 और मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लगभग 10 पद शामिल हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद पर एनवलप का विमोचन मुख्यमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिनी माता ने मानव सेवा को समर्पित अपना जीवन किया। प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान भी किया गया। संयुक्त मध्य प्रदेश से पहली महिला सांसद रही मिनी माता के सम्मान में डाक विभाग ने एक विशेष एनवलप जारी किया है। मिनी माता की 50वीं पुण्यतिथि पर रायपुर में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस एनवलप का विमोचन किया। इस आयोजन में सतनामी समाज के प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित भी किया गया। वहीं बात करें तो शहीद स्मारक भवन में मिनी माता स्मृति दिवस एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति एकेडमी और प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज ने किया था। ईडी ने किया सोना चांदी तस्करी का बड़ा खुलासा। छत्तीसगढ़ झारखंड के ठिकानों पर 16.65 किलो का सोना पाया गया। 671 किलो और 77 ग्राम यहाँ पर 770 ग्राम चांदी जो है जब्त किया जा चुका है। 1 करोड़ 41 लाख रुपए नकदी भी जब्त हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने म्यांमार से लेकर के बांग्लादेश और कोलकाता से होते हुए छत्तीसगढ़ के सराफा कारोबार में सोना चांदी की तस्करी का बड़ा खेल पकड़ा है। एजेंसी ने एक अभियान के तहत तलाशी के बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड के कारोबारियों और उससे जुड़े लोगों के पास से 16 किलो 665 ग्राम सोना बरामद किया है। 641 किलो 770 ग्राम चांदी और 1 करोड़ 41 लाख रुपए नकदी जब्त किया जा चुका है। ये कार्यवाही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के कानून के तहत की गई है। मामले की जांच अब भी जारी है। इसके अलावा बात करें तो 22 ठिकानों पर एक साथ कार्यवाही की गई। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम ने पिछले सप्ताह 5, 6 और 7 अगस्त को छत्तीसगढ़ और झारखंड के 22 ठिकानों पर एक साथ छापा डाला था। यह तलाशी अभियान तस्करी के एक रूट का पीछा करते हुए पता चला था। ईडी ने बुधवार देर शाम कार्यवाही का छोटा सा विवरण जारी किया है।
कोंडागांव में राखी के दिन एक बहुत भीषण हादसा हो गया जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, 2 घायल हुए हैं। 2 बाइकों की भिड़ंत में महिला सहित 4 लोगों की मौत हुई तो वहीं ट्रक की टक्कर से कार सवार की जान चली गई है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में महिला और 3 युवक भी शामिल है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो चुका है। बताया जा रहा है कि इनमें से एक युवक अपनी बहन के घर राखी बंधवाने जा रहा था, लेकिन हादसे में उसकी मौत हो गई। मृतकों के शव और घायल को केशकाल के अस्पताल लाया गया है। मामला जिले के धनोरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अब तक सामान्य से 7% अधिक बारिश का अनुमान बताया जा रहा है। ऐसे में रायपुर बेमेतरा में सूखे का संकट टल चुका है, लेकिन बात सरगुजा संभाग की बात करें तो यहाँ पर कुछ खास असर होता नजर नहीं आ रहा है। पिछले 1 सप्ताह से लगातार हो रही बरसात और रायपुर और बेमेतरा जिले के बड़े हिस्से को सूखे के संकट से निकाल लिया गया है। यह दोनों जिले कम वर्षा वाले क्षेत्रों से निकलकर अब सामान्य वर्षा वाले जिलों में शामिल हो गए हैं। अब सरगुजा संभाग के 5 जिलों की बात करें और बिलासपुर संभाग के कोरबा में ही कम वर्षा का संकट बना हुआ है। ऐसे में यहाँ भी 2 दिनों से लगातार बरसात हो रही है। अब मामूली सुधार भी देखा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बात करें तो छत्तीसगढ़ में 11 अगस्त तक लगभग 762 मिलीमीटर पानी बरस चुका था। 1 जून से 11 अगस्त तक की बात करें तो बरसात का सामान्य औसत केवल 709 मिलीमीटर का ही है। इस मान से अब तक प्रदेश में सामान्य से 7% अधिक बरसात हो चुकी है। प्रदेश के 11 जिलों में सामान्य से अधिक बरसात हुई है तो वही एक जिले बीजापुर में बहुत अधिक पानी बरसा है। 10 जिलों में बरसात सामान्य है, इनमें रायपुर और बेमेतरा जिला भी शामिल है। इसके अलावा बात करें सरगुजा संभाग की तो यहाँ पर अब भी सूखे की स्थिति नजर आ रही है। अंतिम बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां पर अरुण साव की टीम में अब नए चेहरे को जगह मिलने जा रही है। 17 जिलाध्यक्ष मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी भी बदलेंगे। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर के भाजपा को आक्रामक बनाने की तैयारी में संघ जुट चुका है। आरएसएस और भाजपा ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल के छत्तीसगढ़ आते ही प्रदेश भाजपा का चेहरा बदल दिया गया है। आदिवासी नेता और प्रदेश अध्यक्ष रहे विष्णुदेव साय की जगह संघ के करीबी और सांसद अरुण साव के हाथों प्रदेश बीजेपी की कमान देकर संघ ने बता दिया है कि अब छत्तीसगढ़ में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल 2018 में सत्ता जाने के बाद से ही छत्तीसगढ़ में भाजपा 3 बार के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह के मुताबिक ही चल रही थी। ऐसे में सभी बड़े पदों पर रमन सिंह के करीबी नेताओं को पद दिया गया, लेकिन भाजपा के केंद्रीय नेताओं के लगातार दौरे और यहां से मिले फीडबैक के आधार पर संघ और भाजपा ने रमन के चेहरे से बाहर निकलने का प्लान तैयार किया है। यही वजह है कि इस बार सौम्य छवि और आक्रामक कार्यशैली वाले अरुण साव को प्रदेश के कमान की सौंप दी गई है। इसके साथ ही विभिन्न मोर्चा प्रकोष्ठों जिलाध्यक्षों को भी बदलने की चर्चाएं अब तेज हो रही हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर वीडियो को लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।